हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो स्टैंडर्ड 8 का चैप्टर 7 है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और इसमें हम लोग अलग अलग फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को देखने के बाद लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि और भी बच्चे इस वीडियो को देख करके कुछ सीख सके। दूसरी बात है कि बहुत सारे बच्चे को ये भी प्रॉब्लम होता है कि वो एनिमेटेड वीडियो देख लेते हैं, शॉर्ट्स वीडियो देख लेते हैं, उन्हें आइडिया तो हो जाता है, बट जब बात आती है एग्ज़ामिनेशन का तो वहाँ पे वो आंसर नहीं कर पाते, क्योंकि अभी सीबीएसई के अकॉर्डिंगली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को तैयारी करनी पड़ेगी और इसका सबसे अच्छा तैयारी करने का तरीका यही है कि आप एनसीईआरटी बुक को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ें। तो आज मैं ये चैप्टर आपको एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाऊँगी और जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें होंगी उनको अंडरलाइन करके आपको बताऊँगी, ताकि आप जब इस वीडियो को देखने के बाद दोबारा से बुक पढ़ें तो आपको कंप्लीट आइडिया मिले, हेल्प मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। चैप्टर का शुरुआत में एक पिक्चर दिया हुआ है, जो पिक्चर में ये बता रहा है कि किस तरह से मॉडर्न टेक्निक का हम लोग यूज़ कर रहे हैं। आप देख सकते हैं अलग अलग पिक्चर्स में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। स्टार्टिंग हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हर कोई कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बना रहा है, यानी प्रोड्यूसिंग का काम कर रहा है। तो फर्स्ट जो हम लोगों का आता है इंट्रोडक्शन। सो इंट्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है क्या? द रिसोर्सेज डेफिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द रिसोर्सेज ऑफ और इनपुट यूज इन प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज आर हैंस कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। किसी भी तरह का कोई भी आप गुड्स यूज़ कर रहे हैं, किसी भी तरह का कोई भी आप पैसा यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, वो सारा क्या कहलाएगा? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट है बिजनेस। बिजनेस के बारे में आप लोग सुनते हैं, कई सारे बच्चे ये भी बोलते हैं कि हम बड़े होकर के बिजनेसमैन बनेंगे। तो बिजनेस क्या है? अ फर्म, अ शॉप, अ फैक्ट्री एक्सेट्रा विच प्रोड्यूसेस और सेल्स गुड्स और प्रोवाइड्स अ सर्विसेज। आप फैक्ट्री आपका है, आप वहाँ पे सामान बना रहे हो तो वो भी एक बिजनेस है, और एक बनी बनाई सामान को आप अपनी दुकान में बेच रहे हो तो वो भी एक बिजनेस है। अंतर ये है कि आप वहाँ पे गुड्स बना रहे हो, गुड्स सेल कर रहे हो, और यहाँ पे आप शॉपकीपर बन करके सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, यानी बना बनाया सामान को आप बेच रहे हो। तो ये दोनों ही बिजनेस कहलाता है। बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। इट मीन्स ये आपको जॉब सीकर की जगह जॉब क्रिएटर बनाता है। अगर आप खुद का बिजनेस करते हो तो आप अपने अंडर कुछ एम्प्लॉयज़ रख सकते हो। तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि बिज़नेस अगर आप करते हो तो आप मालिक बन करके रहते हो और आपके अंडर में कुछ एम्प्लॉय काम करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एक डेटा दिया हुआ है जहाँ पे ग्रोसरी शॉप, रेस्टोरेंट, वेजिटेबल वेंडर आपके लोकेलिटी में कितना है। तो ये आप अपने लोकेलिटी में देख सकते हो कि आपके घर के आसपास से कितने सारे शॉपकीपर्स हैं, रेस्टोरेंट कहाँ पे हैं, वेजिटेबल वेंडर्स हैं, सैलून, पार्लर्स एक्सेट्रा कितने सारे हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मेनली 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मेनली 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट है लैंड, सेकंड है लेबर, थर्ड है कैपिटल, फोर्थ है एंटरप्रेन्योरशिप। सो ये सारे फैक्टर्स हैं क्योंकि ये सारे मिलकर ही किसी प्रोडक्शन का पार्ट बनते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में लैंड को क्या कंसीडर करेंगे? नेचुरल रिसोर्सेज, क्योंकि हम लोगों को लैंड, वाटर, एयर किसने प्रोवाइड किया है? नेचर ने प्रोवाइड किया है। तो हम जब भी किसी फैक्ट्री का इस्टेब्लिशमेंट करने जाते हैं या आप अपना दुकान ही खरीदने जाते हो, स्कूल सेटअप करना चाहते हो, तो आपको एक जगह की ज़रूरत होती है। तो आपको लैंड परचेज़ करना पड़ता है। आप परचेज़ कर सकते हो, रेंट पे ले सकते हो, जो भी है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है और आप इसके लिए रेंट पे करते हो टाइम टू टाइम। तो आपको देखना होता है कि मार्केट एरिया के नियर बाई जगह पे हम ले, लोकेशन अच्छा होना चाहिए, सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पे मिलनी चाहिए। तो ये सारा चीज़ है। नेक्स्ट है आपका लेबर। जैसे लैंड हम लोग पढ़ें, लेबर को ह्यूमन रिसोर्सेज कंसिडर किया जाता है, क्योंकि लैंड हम लोग को नेचर प्रोवाइड करता है, लेकिन ह्यूमन रिसोर्सेज है। इट मीन्स आपको 2 तरह के
लोगों की ज़रूरत पड़ती है। एक तो लेबर होता है जिसके अंदर फिज़िकल और मेंटली एबिलिटी होता है, यानी कि वो फिज़िकली काम करते हैं। जैसे आप किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे चले जाओ, जो ईंटा उठा रहे हैं, सीमेंट का मसाला बना रहे हैं, लाइक इस तरह से जो काम कर रहे हैं, साफ़ सफाई का काम कर रहे हैं, तो ये लोगों को फिज़िकली फ़िट होने की ज़रूरत है, मेंटली ठीक फिट होने की ज़रूरत है। बट आप किसी बड़े बड़े कंपनी में जो लेबर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, जो रूल्स बना रहे हैं, डिसिप्लिन्स में रख रहे हैं सबको, पैसे का कहाँ कैसे इस्तेमाल करना है, तो उनके अंडर स्किल है। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन दिया हुआ है, डेफिनेशन आपको याद करना है। स्किल, द एबिलिटी टू डू एन एक्टिविटी और जॉब वेल विथ प्रैक्टिस एंड ट्रेनिंग। आप कोई भी काम नहीं पहली बार करते हैं तो आपसे गलत हो जाता है। जैसे पहली बार हम लोग रोटी बनाते हैं तो गोल नहीं बनता है, उसी तरह बनाते बनाते आदत होता है। तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप बार बार किसी काम को करते हो तो परफेक्शन आ जाती है। तो स्किल भी वही चीज़ है, आप प्रैक्टिस करते हो, आपको ट्रेनिंग दी जाती है, देन आप उस काम में फिर एक्सपर्ट हो जाते हो। पीपल एज अ रिसोर्सेज, लोगों को एक रिसोर्स के रूप में देखा जाता है। रिसोर्सेज विच इज़ सेटिस्फाइड आवर नीड। तो पीपल यानी कि जो इंसान के अंदर नॉलेज हो, स्किल हो, डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ हो, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, कितना पैसा लगाना है नहीं लगाना है, ये सारे चीज़। मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर ऑल्सो। आप फैक्ट्री में कुछ भी बना नहीं सकते, कहीं भी फैक्ट्री इस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं। आपको सब चीज़ देखना होता है कि वो क्या कितना पॉपुलेटेड एरिया है। और अ साइंटिफिक इन्वेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी का आप इस्तेमाल भी कर रहे हो। नेक्स्ट है, इस तरह से जब आप काम करते हो तो ये सारे काम करने के लिए आपको एक ऐसे इंसान की ज़रूरत पड़ती है जिसके पास जो एजुकेटेड भी हो, स्किलफुल भी हो। तो वो पीपल, पीपल एज रिसोर्सेज, इट मीन्स ह्यूमन रिसोर्स कहलाएगा। एक आपको लेबर की ज़रूरत पड़ेगी जिसको आपको इंस्ट्रक्शन देना है, वो फिज़िकली वर्क करेगा। यहाँ पे हम लोग कंपेयर कर सकते हैं वर्कर एट अ टी प्लांटेशन। यहाँ पे वर्कर को पढ़े लिखे होने का ज़रूरत नहीं है, वो आराम से यहाँ पे काम कर सकते हैं। लेकिन केमिकल इंजीनियर बनने के लिए आपको पढ़ा लिखा होना चाहिए, आपके पास अच्छे से लैब में काम करने के लिए ट्रेंड किया जाएगा, आपको प्रैक्टिसेस करवाए जाएंगे। सो आप दोनों में इस यहाँ पे लेबर है और यहाँ पे स्किलफुल ह्यूमन रिसोर्स। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं लेबर। लेबर इट मीन्स फिजिकल और मेंटल, और ह्यूमन कैपिटल मतलब स्किल, नॉलेज, एबिलिटी और एक्सपर्टीज। तो लेबर और ह्यूमन कैपिटल बोथ आर डिफरेंट। लेबर जो होंगे जो इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे, और ह्यूमन कैपिटल किसको रेफर करेंगे, जो इंस्ट्रक्शन देंगे, जिनके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। फैसिलिटेटर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल आप यहाँ स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो तभी जाकर के आप आगे चल कर कुछ बन सकते हो। तो आपको एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है, आपको ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे बड़े बड़े कंपनी में आप जब काम करने जाओ तो आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, 1 महीने की, 2 महीने की, 6 मंथ की। तो ये ट्रेनिंग देना, एजुकेशन प्रोवाइड करना, ये सारा ह्यूमन कैपिटल को बिल्डअप करता है। यहाँ पे देखिए इस तरह से ट्रेनिंग दी जा रही है, ये ट्रेनिंग दी जा रही है, लोगों को बताया जा रहा है। ये आपको, जैसे आप साइंस का प्रैक्टिकल करने जाते हो तो आपको एक तरह से बताया जाता है, प्रैक्टिकल नॉलेज बुक से हट करके। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि ट्रेनिंग और कॉग्निटिव क्या है, इसमें क्या अंतर है। जो स्किल आपको किसी जॉब और एक्टिविटीज के लिए बताया जाए, यानी हम स्कूल में काम कर रहे हैं तो स्कूल में बच्चों को कैसे पढ़ाना है उसी से रिलेटेड अगर आपको बताया जा रहा है तो इस प्रोसेस को हम ट्रेनिंग कहेंगे। और कॉग्निटिव इट मीन्स इट रेफर टू प्रोसेस ऑफ लर्निंग, नोइंग एंड अंडरस्टैंडिंग। ये किसी भी फील्ड में हो सकता है, किसी भी टॉपिक में हो सकता है। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट है आपका हेल्थ केयर। तो हेल्थ केयर भी क्या होगा, सपोर्ट कॉग्निटिव डेवलपमेंट। यानी कि आप बहुत स्किलफुल हो, बहुत पढ़े लिखे हो, बट आपका हेल्थ सपोर्ट नहीं कर रहा है, आप बहुत जल्दी थक जा रहे हो, आप अनईजी फील कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा एबसेंट कर रहे हो। सो तो आपका सारा नॉलेज, सारा स्किल बेकार हो जाएगा। तो यहाँ पे हेल्थ भी बहुत मायने रखता है। सो गुड हेल्थ सपोर्ट कॉग्निटिव डेवलपमेंट अराउंड चिल्ड्रेन
टू अटेंड स्कूल रेगुलरली। अब इसमें से बहुत सारे बच्चे होते हैं जो रेगुलर स्कूल नहीं आते हैं, तो उनके पीछे क्या कारण है? यानी कि वो फिट नहीं है। तो आप डेली स्कूल नहीं आओगे तो कुछ ना कुछ तो छूट ही जाएगा। तो इस तरह से हेल्थ बहुत मैटर करता है। सोशल एंड कल्चर इन्फ्लुएंसेस, किस तरह से सोसाइटी इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे आप यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है, देयर इज अ जापानीज कॉन्सेप्ट कॉल्ड काइजन विच मीन्स कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। आप में लगातार इम्प्रूवमेंट होते चले जाना चाहिए। जैसे आप पहले नर्सरी में पढ़ते थे, फिर LKG, देन 1 2 करके आप क्लास 8 में पढ़े हो, यानी लगातार आप में क्या हो रहा है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो ये जापानीज वर्ड है काइजन, और इसको इम्प्लीमेंट किया गया था मिड 1940। और इससे एक स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, यानी कि लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड हुआ था वो चेंज हुआ था। और लोग धीरे धीरे क्या होते गए, हायर स्टैंडर्ड, यानी कि वो अपने लिविंग स्टाइल में चेंजेस करते गए करते गए करते गए करते गए, और नाउ वो अभी काफी अच्छे हैं। तो आप में एक चेंजेस आना चाहिए, कंसिस्टेंसी देखना चाहिए। उसी तरह से German work which is developed rooted in their history. Germany is renowned for high quality industrial output. बहुत ही अच्छे क्वालिटी का इंडस्ट्रियल आउटपुट देखने को मिलेगा जर्मनी में। और यहाँ पे क्या है, हाई वैल्यू ऑफ पंक्चुअलिटी, अटेंशन टू डिटेल एंड क्वालिटी। तो पंक्चुअलिटी, तो पंक्चुअल होना चाहिए, जैसे टाइम पे आना चाहिए। आप काम करने आ रहे हो तो आपको टाइम पे आना चाहिए। तो इस तरह से आप किस तरह से वैल्यूज को भी मेंटेन करते हो, आप एक हैबिट डेवलप करते हो। और कोई भी काम आप करते हो तो उसमें क्या होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होना चाहिए। तो आप लगातार क्या करते रहोगे, डेवलप करते चले जाओगे। नेक्स्ट है चैलेंजेस टू ह्यूमन कैपिटल। इसमें आपका दो मेन टॉपिक है, एक है प्रोडक्टिविटी और एक है अडल्ट लिटरेसी रेट। तो लिटरेसी रेट सबसे पहले हमें समझेंगे कि लिटरेसी रेट क्या होता है। तो लिटरेसी रेट इज एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन। सपोज कीजिए आपकी क्लास में 50 बच्चे हैं, 50 में 10 ही बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। तो 10 बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं और 40 बच्चे जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो मेरे लिए यूजफुल कौन होगा, 10 बच्चे यूजफुल होंगे। तो हम अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं ह्यूमन कैपिटल का, तो हमें क्या करना होगा, लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करना होगा। प्रोडक्टिव बनना है, आप पढ़ाई करने के बाद भी कुछ नहीं कर पा रहे तो तो हम क्या कहेंगे कि आप प्रोडक्टिव नहीं हो, आप कुछ भी अर्न नहीं कर पा रहे। लेकिन आप पढ़ाई करने के बाद कुछ अर्न कर पा रहे हो, सो यू विल बी द प्रोडक्टिव पर्सन। सो यहाँ पे हम लोगों को देना है कि प्रोडक्टिविटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल। आप ह्यूमन कैपिटल काम करा दे रहे हो वर्कर से, वो 8 घंटे ऑफिस में बैठे हुए हैं लेकिन आउटकम्स नहीं आ रहा है कुछ भी, तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। आप वर्कर से कैसे काम करा रहे हो, उन्हें कितना डेवलप करा रहे हो, उन्हें ट्रेनिंग दे रहे हो, अच्छे से सिखा रहे हो। सो ये आपका होता है एडल्ट लिटरेसी रेट। क्या होता है, लिटरेसी रेट जो होता है कि आप टोटल पॉपुलेशन में कितने लोग पढ़े लिखे हैं। और अडल्ट हो जाता है तो 15 एंड अबव। तो एग्जाम में आपको ये एज पूछा जा सकता है कि कितने साल इसमें कंसीडर किया जाता है। तो 15 एंड अबव जो परसेंटेज निकलेगा टोटल नंबर ऑफ पीपल से, तो वो कंसिडर किया जाएगा क्या, एडल्ट लिटरेसी रेट। नेक्स्ट है, इन इंडिया 85% मेल्स और 70% फीमेल्स एज ऑन 2023। अगर 2023 का वर्ल्ड बैंक का एस्टिमेट जो था, उसमें दिखाया गया कि मेल का जो परसेंटेज है, लिटरेसी परसेंटेज है, वो 85 है, जहाँ पे फीमेल का कम है। कितना है, 70%। तो ये सब डेटा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे। तो इकोनॉमिक सर्वे इंडिपेंडेंस के बाद 1950, 51, 52 ये कंप्लीट ईयर में हुआ था। और इसके अकॉर्डिंगली सारा डिटेल्स बताया जाता है, जिसमें 24 में 65% पीपल इन इंडिया बिलो द एज ऑफ 35 ईयर्स। अगर बात करें 2024 में, तो यंग पीपल हमारे इंडिया में ज़्यादा है, यूथ। तो और वो अभी कहाँ बिजी हैं, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं, उन्हें जॉब नहीं मिल रहा है, वो पढ़े लिखे होते हुए भी घर पे बेकार बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ दिखलाता है आपका। नेक्स्ट है यहाँ पे और एक चीज़ देखने की बात है कि
इंडियाज एंशियंट स्किल हेरिटेज, ये जो आपका एक्स्ट्रा जो भी दिया रहता है बुक में, इसको एक बार पढ़ लेना है। और इसे पढ़ने से एक आइडिया मिलेगा। जहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे द टूल्स अ टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी यूज्ड वेयर वर्शिप्ड। जैसे हम लोग विश्वकर्मा पूजा मनाते हैं, तो विश्वकर्मा पूजा मनाते हैं तो उसमें किस चीज़ का इस्तेमाल हो, पूजा की जाती है, मशीन्स का ही पूजा की जाती है, टूल्स का पूजा की जाती है। तो यहाँ पे इसी चीज़ को ट्रेडिशन कंटिन्यूस विश्वकर्मा पूजा और आयुध पूजा, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी की पूजा हो रही है, टूल्स की पूजा हो रही है। उसी तरह द शिल्प शास्त्र, शिल्प शास्त्र, तो शिल्प शास्त्र आर एंशियंट टेक्स्ट दैट कंटेंट डिटेल डिजाइन गाइडलाइन ऑफ स्कल्पचर, पेंटिंग, बिल्डिंग्स, वुडन आइटम्स एंड ज्वेलरीज। कैसे हम लोग स्कल्पचर बनाते थे, पेंटिंग करते थे, शिल्प शास्त्र की अगर आप बुक कोई पढ़ते हो तो आपको इसमें सारे चीजों के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। तो उस इस तरह की चीजें हैं जिससे हम लोग नॉलेज को, स्किल को, ट्रेनिंग को, टूल्स को, आर्ट को भी इम्पोर्टेंस देते हैं और से पूजते हैं। लाइक इस स्टीच स्टिच्ड सीप बिल्डिंग, स्टिच्ड सीप बिल्डिंग्स, तो अभी भी हमारे इंडिया में 2000 साल से ये टेक्निक यूज किया जा रहा है। और अभी भी ऐसा है कि फ्लेक्सिबल और हेल्प शिप नेविगेशन इन इंडियन ओशियन, और काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है और नेविगेशन करने में आराम होते हैं। तो आज भी इस टेक्निक से क्या किया जा रहा है, नाव को बनाया जा रहा है। अब आते हैं हम लोग का नेक्स्ट, हम लोगों ने लैंड कंप्लीट कर लिया। अब हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है कैपिटल। कैपिटल यानी कि पूंजी। इन इकोनॉमिक्स, एनी एसेट्स वेदर फिजिकल और फाइनेंशियल यूज टू प्रोडक्ट गुड्स एंड सर्विसेज। तो आप तो फिजिकल फैक्टर लगा रहे हो, जैसे मशीन खरीद के ला रहे हो तो फिजिकल, लेकिन वो मशीन खरीदने में पैसा लगा। लैंड खरीद रहे हो फिजिकल, लेकिन उसको खरीदने में पैसा लग रहा है, तो फिजिकल हो या फिर फाइनेंशियल हो, सारे कैपिटल के ही रूप में जाने जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैपिटल मनी प्लस ह्यूमन मेड रिसोर्सेज दैट आर यूज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। और कैपिटल किसको बोलेंगे, जो भी ऐसा मनी प्लस ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, तो पैसा भी होना चाहिए, रिसोर्सेज भी होना चाहिए, ये सारे कैपिटल कंसीडर किए जाएंगे। यहाँ पे दो चीजें है, मसला का और एक लोन का, यानी कि हमको मसला और आपको चलाने के लिए, किसी को चलाने के लिए कुछ लोन की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे एसबीआई बैंक का फिक्स किया गया। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्या होता है, अगर हम किसी से उधार लेते हैं, मान लीजिए आपने 100 किसी से उधार लिया, 100 उधार लिया और आपको देना है, तो आप एक मैथ्स में पढ़ते हैं, 10 रुपीज हो गया, 10% इंटरेस्ट के साथ आपको 110 रुपीज देना पड़ेगा। तो द अमाउंट ऑफ मनी पेड बाय द बोरोवर ऑफ टू द लेंडर फॉर देयर मनी borrowers with time, तो स्पेसिफिक टाइम के लिए आपको अमाउंट उस डेट पर आपको पैसे वापस करना। स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट आप लोगों के लिए थोड़ा सा नया हो सकता है। स्टॉक मार्केट में क्या है, यहाँ पे स्टॉक मार्केट एक मार्केट है, जैसे हम लोग फिल्म आइटम, उसी तरह स्टॉक मार्केट इज a special type of market where shares are bought and sold। तो जहाँ पे कपड़े और खाने की चीजें वो भी मिलता है, वहाँ पे शेयर्स मिलता है। तो बड़ी बड़ी कंपनी क्या करती है, उसको फंड की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, तो वो अपने फंड के पब्लिक से फंड कैसे मिलेगा, तो वो ऑफर करते हैं शेयर, बदले में वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करता है। अगर लॉस होता है तो distribute करता है। तो ये आप शेयर खरीदते हो और फिर प्रॉफिट को वो डिविडेंड के रूप में शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करते हैं। इस तरह से आप किसी भी बड़े बड़े कंपनी के लोग फंड इकट्ठा करते हैं और कंपनी में कैपिटल लगाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का एंटरप्रेन्योरशिप। जिस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आ सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टिंग योर बिजनेस, योर ओन बिजनेस,
अगर आप बड़े होकर के अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं तो आप भी एंटरप्रेन्योर कहलाओगे। और क्रिएटिंग समथिंग न्यू टू सॉल्व प्रॉब्लम, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो नया कर रहे हो तो प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। अब एंटरप्रेन्योर क्यों होता है? एंटरप्रेन्योर सिर्फ जो आप स्टार्ट कर रहे हो बिजनेस, लेकिन एंटरप्रेन्योर कौन होगा? जो जो पर्सन होगा। एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन who comes up with an idea, take risk, gather their factors of production, work hard to make startup India ideas successful। तो जिसके पास आइडिया हो, जैसे हम लोग कोई प्रोग्राम करते हैं तो एक आइडिया कोई देने वाला होता है कि हम लोग ऐसे ऐसे कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट सारे लोग करते हैं, हेल्प सारे लोग करते हैं, लेकिन बेसिक जो आइडिया जिसका होता है, जो रिस्क लेता है, जो पैसे लगाता है, जो हर तरह के फैक्टर्स को क्या करता है, एक जगह करता है और बहुत मेहनत करता है ताकि वो अपने स्टार्टअप को अच्छे से क्या कर सके, सक्सेसफुली तरीके से काम कर सके। तो इस तरह से एंटरप्रेन्योर काफी। स्टार्टअप क्या होता है? कोई भी काम को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्टअप इज एन एंटरप्रेन्योर टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी है आपके पास, लेकिन टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करना है, ये सब चीज एंटरप्रेन्योर डिसाइड करता है और वो स्टार्टअप करता है, शुरुआत करता है। अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ जो आपका दिया हुआ है एन एंटरप्रेन्योर, एक्चुअल में एंटरप्रेन्योर करता क्या है? तो पहला, आइडेंटिफाई एज अ प्रॉब्लम एंड इज टू सॉल्व इट। नो वे, आपके पास प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को आप किस तरीके से सॉल्व करें, ये एंटरप्रेन्योर का पहला काम होता है। टेक रिस्क, रिस्क लेते हैं, इन्वेस्ट करते हैं पैसे, टाइम इन्वेस्ट करते हैं, सुबह से शाम रात तक काम करते हैं ताकि चीज़ें अच्छे तरीके से हो पाए। तो ये सेकंड काम है। मेक डिसीजंस, डिसीजंस लेना, उसे इम्प्लीमेंट करना, सारे ऑपरेशंस कंप्लीट करना, फंक्शन कैसे उसका बिजनेस काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, तो इस तरह से रिलेटेड काम एंटरप्रेन्योर का होता है। कंबाइंस फैक्टर्स, combines various factors प्रोडक्शन। कंबाइंड इट मीन्स आप कैपिटल लगा रहे हो, आप रॉ मटेरियल खरीद रहे हो, आप लेबर लाए हो, आप लैंड लिए हो, तो ये सारे फैक्टर्स को कंबाइन करके उससे आप क्या कर सकते हो, प्रॉफिट कमा सकते हो। तो ये सारा कौन काम करेगा? एंटरप्रेन्योर। एंड लास्ट है कंट्रीब्यूट टू द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, और सोसाइटी में जॉब क्रिएट करना, लोगों को जॉब प्रोवाइड करना, तो इससे क्या होता है, सोसाइटी में वेलफेयर का काम होता है। अब हम लोगों का JRD टाटा, इनके बारे में हम लोग देखते हैं। तो JRD टाटा कहते हैं कि एंटरप्रेन्योर थे, इंडस्ट्रियलिस्ट, ठीक है, फिनेंथ्रोपिस्ट। तो आप लोगों ने भी देखा होगा टाटा स्टील, आज हम लोग स्टील और आयरन की चीजें इस्तेमाल करते हैं, तो ये किसकी देन है? तो JRD टाटा का। तो इनका पूरा नाम जो था जहांगीर रतनजी दादा भाई JRD टाटा, ये इंडिया के ग्रेटेस्ट एंटरप्रेन्योर कहलाए जाते हैं। इनका जन्म जो हुआ था 1904 में हुआ था, और एक ये बहुत बड़े टाटा ग्रुप के हेड थे। इनका ये मानना था कि बिजनेस शुड नॉट ओनली मेक मनी बट ऑल्सो हेल्प सोसाइटी। अगर आप बिजनेस करेंगे तो सिर्फ पैसा ही नहीं कमाएंगे, आप सोसाइटी को भी हेल्प करेंगे। क्यों? क्योंकि आप बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट आप बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हो। तो इस बेसिस से हम कह सकते हैं कि आप जब बिजनेस करोगे तो आप सोसाइटी के लिए वेलफेयर का काम करोगे। इन्होंने अपना इंडिया फर्स्ट एयरलाइन टाटा एयरलाइन शुरू किया था 1932 में, जिसका आगे चल करके नाम बदल करके रख दिया गया एयर इंडिया। तो ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। 1904 में उनका जन्म हुआ था, 1932 में उन्होंने फर्स्ट एयरलाइन स्टार्ट किया था जिसका नाम था टाटा एयरलाइन, जो बाद में एयर इंडिया के नाम से जाना गया। इसके बाद टाटा ग्रुप ने स्टील कार पावर केमिकल्स के भी फील्ड में काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए, काफ़ी सारी कंपनीज बनाई, और अपने वर्कर्स को काफ़ी अच्छे वर्किंग कंडीशन में रखते थे। ये भी एक बहुत बड़ी बात है, आप जिसके अंडर में काम कर रहे हो वो आपके लिए क्या सोचता है, आप
का वेल विशर है या सिर्फ आपसे काम ले रहा है, नहीं, ये चीज़ है। बहुत ही अच्छा विज़न, हार्ड वर्क और ऑनेस्टी, ये सारी खूबियाँ उनमें थी और इसी कारण से 1992 में उन्हें भारत रत्न, जो हम लोगों के इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, हमारे देश का सर्वोच्च सम्मान जो कह सकते हैं वो है भारत रत्न, और इनको 1932 में ये प्रोवाइड किया गया था। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी एंड इनेबलर ऑफ प्रोडक्शन। आप टेक्नोलॉजी के बारे में पेपर नहीं जाना होगा तब तक प्रोडक्शन वैसे ही रह जाएगा। जैसे पहले प्लगिंग का काम होता था तो हम लोग प्रिमिटिव टूल्स का यूज़ करते थे। अब है क्या, ट्रैक्टर यूज़ करते हैं और घंटों में बड़ा से बड़ा लैंड एरिया क्या हो जाता है, प्लग हो जाता है। तो इस तरह से टेक्नोलॉजी, अभी हम लोग डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं तो ये सब क्या है, टेक्नोलॉजी है। तो टेक्नोलॉजी के uses say advanced technology developments are applied to various areas in our life। जी हाँ, अभी हम लोग घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं। हम लोगों को बाहर जाना पड़ता है जिसके लिए हम लोग यूपीआई यूज करते हैं, तो इसका फुल फॉर्म काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो ये सब आप साइड में नोट कर सकते हैं और नोट करके याद कर सकते हैं कि हमें पूछा जाए नहीं पूछा जाए, लेकिन आपको आना चाहिए। जीपीएस, अभी हम लोग ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं जिससे हम लोगों को मैपिंग करने में आसानी हो जाती है। गूगल मैप की हेल्प से हम लोग कहीं भी पहुंच सकते हैं, बट ऑफलाइन सर्च तो नहीं कर सकते, कभी कभी वो नहीं होता है, बट हेल्पफुल है। हम लोग लोकेशन अगर ऑन रखते हैं तो कहीं भी किसी के साथ कुछ मिसहैपन होता है तो थोड़ा सा एक आइडिया मिल जाता है लोकेशन का। तो ये सब चीज़ हम लोगों को टेक्निकल नॉलेज के कारण मिल जाए। तो यहाँ देख सकते हैं किस तरह से ड्रोन से पूरे इंडिया में स्प्रे हो रहा है। तो हम इरिगेशन के लिए यूज़ करते हैं, तो ये ड्रोन ऑपरेट करना टेक्निकल नॉलेज है। रोबोट क्या कर रहे हैं, सर्जिकल प्रोसेस में हेल्प कर रहा है। तो ये सब चीज़ें जैसे ऑटोमेटिक कोई भी मशीन के अंदर नहीं है, रोबोट काम करता है। ये सब टेक्निकल नॉलेज। बहुत सारे टेक्निकल टूल्स यूज़ करने के बाद आज भी हम लोग कुछ जगह पे एंशियंट टूल्स यूज़ करते हैं, जैसे Trello। अभी ये सब पिक्चर इंपॉर्टेंट हो जाता है, पिक्चर बेस्ड कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप कंस्ट्रक्शन एरिया में जाएं तो एक सिंगल शीट का यूज करके एक पेड़ का यूज होता है और सामान मॉडल रहता है। कूलिंग यूज इन बोर्ड, बहुत सारे बोर्ड में आज कूलिंग का यूज होता है। तो इस तरह से हम लोग कुछ प्रिमिटिव टूल्स आज भी अपने लाइफ में यूज कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी पेविंग द वे फॉर एक्सेसिंग नॉलेज एंड जॉब अपॉर्चुनिटी। आज हम लोग ऑनलाइन क्लास कर रहे हो, मेरा भी कुछ क्या नॉलेज, आप घर बैठे पढ़ाई कर सकते हो। इसी के लिए यहाँ पे स्वयं स्टडी वेव ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आप जा करके ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं। यहाँ पे ऑफर कोर्सेज फॉर ग्रेड 9 ऑन बोर्ड, 9 से ऊपर के 9 से लेकर के ऊपर तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन कोर्सेज यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। MOOC यानी मेसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, बहुत सारे कोर्सेज जो ऑनलाइन कोर्सेज कर दिए गए हैं और इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट को ऐड किया गया है, जैसे रोबोटिक्स है, एक्वाकल्चर है, टेक्सटाइल प्रिंटिंग है। तो इस तरह से बहुत सारे हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, फिर आपको किसी तरह का पेमेंट देने की जरूरत नहीं होती है। तो ये सारे थिंग्स हैं, इस ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके अलावा नेशनल करियर सर्विसेज, जिसमें फाइंड जॉब अपॉर्चुनिटी, अगर आप ये इसके हेल्प से आप जॉब अपॉर्चुनिटी देख सकते हो कि कहाँ पे किस जगह पे कितनी वैकेंसीज है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो ये सब हमारे गवर्नमेंट प्रोवाइड करते हैं। इसका 2 साइट भी दिया हुआ है, स्वयं का और NCS का। तो इस साइट की मदद से आप उसके बारे में पूरा जानकारी दे सकते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का टॉपिक है हाउ आर द फैक्टर्स कनेक्टेड। कोई भी फैक्टर्स कैसे कनेक्टेड है, तो इंटरलिंक्ड है सारे फैक्टर्स। हम लोगों ने 4 फैक्टर्स देखा मेजरली, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर।
अब उसके बाद हम लोगों ने टेक्नोलॉजी को भी पढ़ा। तो अगर हमारा जो एंटरप्रेन्योर काम करेगा वो किसके हेल्प से करेगा, टेक्नोलॉजी की हेल्प करे, तो हमारे 4 फैक्टर्स के साथ साथ एक और फैक्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जो होता है टेक्नोलॉजी। ये सारे मिलकर के कोई गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अगर हम लोग एग्जांपल लें एग्रीकल्चर का, कंस्ट्रक्शन का, हैंडीक्राफ्ट का, तो ये सारे सेक्टर्स में लेबर भी चाहिए। तो कहीं पे इंटेंसिव लेबर चाहिए और कहीं पे इंटेंसिव कैपिटल चाहिए। तो इंटेंसिव लेबर क्या होता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लेबर की ज़रूरत होती है। जैसे अगर टी प्लांटेशन आप करेंगे तो वहाँ पे वर्कर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो उसको बोलेंगे लेबर इंटेंसिव। और कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पे बड़े बड़े मशीन्स बनाए जाते हैं, तो वहाँ पे पैसे का ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा। आपके रॉ मटेरियल काफ़ी महंगे होते हैं, तो उसको बोलते हैं कैपिटल इंटेंसिव। तो द प्रोसेस ऑफ अ मोबाइल फ़ोन, तो मोबाइल फ़ोन का एक प्रोसेस बताया गया है कि हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। देन आफ्टर आप वहाँ पे सेटअप कर रहे हो फैक्ट्री का, रॉ मटेरियल ले रहे हो, उसके बाद आप चीज़ों को असेंबल कर रहे हो, देन आफ्टर आपने मोबाइल को बना लिया है। अब मोबाइल को बनने के बाद आप क्या कर रहे हो, रिटेल स्टोर्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, मास प्रोडक्शन एंड पैकेजिंग, उसका पैकेजिंग का भी काम हो रहा है और यहाँ पे टेस्टिंग का काम हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि इस तरह से है। तो पहले उसके फीचर्स के बारे में, फैक्ट्री, फिर रॉ मटेरियल्स, देन असेंबल करना, उसका परफॉर्मेंस चेक करना, पैकेट करना और उसके बाद रिटेल शॉप में। तो आप इस प्रोसेस से होते हुए गुजर सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होता है। आप कुछ भी प्रोडक्ट बनाते हो तो उसके पीछे आप ऐसा चीज़ नहीं बना सकते हो जो कहीं ना कहीं, हमारे रिसोर्सेज आर लिमिटेड, तो लिमिटेड रिसोर्सेज को ध्यान में रखते हुए हमको केयरफुल तरीके से काम करना है। जैसे यहाँ पे एक तमिलनाडु का एग्जांपल दिया, कभी कभी आपको जो एरिया होता है उसका नाम दिया हुआ रहता है बुक में, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं, लेदर फैक्ट्री में काम करते हैं। तो लेदर फैक्ट्री में काम करना एक अलग चीज़ है, लेकिन ये क्या करता है, लोकल इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। बट इसके जो वेस्ट होते हैं, जो फैक्ट्री से बाहर निकलते हैं, वो क्या करते हैं, रिवर वाटर को और सॉइल को पॉल्यूट करते हैं। तो दोनों चीज़ है, आपको पैसा भी कमाना है और आपको ये भी देखना है कि पॉल्यूशन बढ़ रहा है, तो इस चीज़ को बैलेंस करना है। मतलब आपको बहुत ज़्यादा इस तरीके से काम नहीं करना है, प्रोडक्शन नहीं करना है जिससे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो। तो ये सब चीज़ ध्यान में रखने की बात है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि दिस पोल्यूशन कैन बी हार्मफुल रियली, अगर पानी पोल्यूटेड होगा, लैंड एरिया पोल्यूटेड होगा, तो पीपल, एनिमल और प्लांट, ये तीनों लोगों को बहुत ही ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ सकती है। तो दे शुड ट्राई टू रिड्यूस वेस्ट, अवॉइड पोल्यूशन एंड प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। तो हम लोग को कैसा प्रोडक्शन करना चाहिए, हम लोगों को कोशिश करना चाहिए कि कम से कम पॉल्यूशन हो। ये आप देख रहे हैं जैसे रिसाइकलिंग हो रहा है वेस्ट वाटर का, रिसाइकलिंग होने के बाद ही ये फिर पानी में फेंक दिया जाएगा। रिसाइकल प्रोडक्ट, जैसे हम लोग पुराने पेपर्स बेच देते हैं और भी सारी चीज़ें हैं, तो उसको रिसाइकल करके, प्लास्टिक है, तो ये सब चीज़ें। इसके बाद कुछ चीज़ों पे देखना है जिसमें एम्प्लॉयर का कुछ रोल होता है एम्प्लॉय के लिए, ठीक है, वर्कर्स के लिए। तो क्या होता है, फेयर कंपनसेशन एंड वर्किंग कंडीशन, कंडीशन अच्छा होना चाहिए एम्प्लॉय का, वर्कर को जो वेजेस मिलना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, और इन्वायरमेंटल को सेव करके काम करना चाहिए। स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग, टाइम टू टाइम वर्कर्स को, एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देना चाहिए, ठीक है। और मार्केट बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है तो उसके लिए स्किल बहुत ज़रूरी हो जाता है, तो आप ट्रेनिंग दे सकते हो, एजुकेशन स्किल्स दे सकते हो, देन ये सारा चीज़ें। वर्कर्स राइट एंड प्रोडक्शन, आपके कंपनी में कितने सारे वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हो, बैड ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हो, बेनिफिट, हेल्थ केयर बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने होते हैं। इसमें एक CSR, ये इम्पॉर्टेंट है, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, नोट डाउन कर सकते हैं। CSR क्या है,
तो इसके बिजनेस आर मोटिवेटेड टू एड्रेस सोशल एंड environmental concern in their operational to benefit society and biodiversity through the corporate social responsibility। इसमें क्या होता है, जैसे पॉल्यूटिंग एक्टिविटीज को कम किया जाता है और लोकल कम्युनिटीज के हित के बारे में, जैसे अगर हम कोई डैम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कोई और वहाँ के जो लोग हैं, नियर बाई पीपल हैं, उनको हार्म पहुँच रहा है, तो हम थोड़ा सा सोचेंगे कि क्या काम करना चाहिए जिससे कम्युनिटी को किसी भी तरह की परेशानी ना हो सके। तो यहाँ तक आप लोगों ने देखा है कि इस चैप्टर में हम लोगों ने सारे टॉपिक्स कवर किए। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में हम लोगों ने देखा कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, देन आफ्टर हम लोगों ने टेक्नोलॉजी के बारे में देखा। फिर हम लोगों ने एंटरप्रेन्योर का क्या क्या रोल होता है, वो कैसे काम करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने JRD टाटा के बारे में पढ़ा कि उन्होंने कितना बड़ा योगदान दिया हमारे देश को। देन हम लोगों ने गवर्नमेंटल साइट्स के बारे में पढ़े, कुछ प्लेटफॉर्म के बारे में पढ़े जहाँ पे ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है, कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं। एम्प्लॉयमेंट के लिए अलग से साइट बना हुआ है जहाँ पे आप जाकर के जॉब्स वगैरह के लिए अप्लाई कर सकते हो। एंड लास्ट हम लोगों ने देखा कि टेक्नोलॉजी हम लोगों का कैसे हेल्प करता है, एम्प्लॉयर का क्या क्या रोल है एम्प्लॉय के प्रति। तो इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू सो मच।